हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, और आज जो हमारी बुक का नाम है MGPE 11 है। इसमें मैं आपको 2019 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराऊंगी जून के, और इस बुक को मानव सुरक्षा भी कहते हैं। और देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज के एग्ज़ाम के ऊपर कुछ डिस्कस करूँगी। जो आपका MGPE 8 आज एग्ज़ाम हुआ था, आई होप आपका अच्छा गया हो। आपने 5 क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लिए होंगे, क्योंकि उसमें थे एक आध क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन से जो मैंने करवाए नहीं थे आपको, क्योंकि वो चैप्टर मैंने करवाया नहीं, ना उनको छुआ ना उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। तो बट आपने 5 क्वेश्चन तो आराम से कर लिए होंगे, क्योंकि मध्यस्थता क्या होता है, गांधी जी ने समझौते के ऊपर आया था, संघर्ष के ऊपर आया था, और हड़ताल हो गया, उपवास हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मैंने आपको करवा भी रखे हैं। इसलिए और देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो आपका 2019 और 18 ये तीनों करके जाना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही आप एक ही क्वेश्चन पेपर कोई करके जा रहे हैं, एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसमें से सब आए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम तो बना नहीं रहे हैं एग्जाम, है ना, तो चेंज कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो इसलिए आप तीनों चीज़ करके जाएंगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे से सारे हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 2019 का क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, और देखिए 2019 और 18 के कुछ क्वेश्चन सिमिलर्स हैं, तो मैं इसमें ही आपको करा रही हूँ। तो 2018 वाले में मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन वापस नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपका परसों फिर एग्ज़ाम भी है। तो मैं चाहती हूँ बस आज जल्दी से जल्दी ये सारी वीडियोस बन जाए, जिससे कि आप आराम से अच्छी तैयारी कर सकें। और देखिए वीडियो को एक बार देखने पर जब आपको समझ नहीं आती कोई चीज़, तो प्लीज़ इसको दोबारा और तिबारा वापस से देख सकते हैं आप। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक बार देखने में बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती है, समझ नहीं आती है, और एग्जाम पे टाइम पे एग्जिट याद भी नहीं आती है। पर अगर आप उसको 2-3 बार देखोगे तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी वो, जिससे कि आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको खुद ही सब चीज़ें याद आती रहेंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जाम में क्या होता है कि हम जाते तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से सब निकल जाता है, हमने जो पढ़ा होता है सब खिचपिच हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम एट अ टाइम पढ़ते हैं। हम अगर पहले से पढ़ते हैं, किसी चीज़ को लिख लिख के पढ़े और पहले से पढ़े और बार बार उस पर रिविज़न करते हैं, तभी वो दिमाग में एकदम अच्छे से बैठती है। अगर आप परंतु एग्ज़ाम से पहले बस एक बार सुन लिए वीडियो, आपको लगा कि सब याद हो जाएगा, एग्जाम पे आप सबसे अच्छा करके आओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे सब चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, बस कुछ चीज़ें ही याद रहती है। तो इसलिए वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे कि आप अच्छे से लिख सकें। और देखिए MGP 11 जो है, इसके मैंने आपको कुछ चैप्टर भी करा रखे हैं, जैसे कि मैंने 6 चैप्टर तक करा रखे हैं, उसके बाद फिर मैंने 12th चैप्टर करा रखा है। तो देखिए एक चैप्टर तो आप पक्के करके जाना ही अपने, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया प्लस वो, और अब मैं जो 19 और 18 का सॉल्व कराऊंगी वो भी, क्योंकि जब आप इतने सब चीज़ें करके जाएंगे तो ये एग्ज़ाम भी आपका अच्छा ही जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें करके जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स करके जाना। क्योंकि देखिए चैप्टर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा रखी है, उसमें मैंने रीड नहीं किए, समझाया है टॉपिक वाइज। क्योंकि जो आपके चैप्टर्स होते हैं उसमें जो टॉपिक्स होते हैं उसी पे ही पूरा क्वेश्चंस आ जाता है आपका। आपने अभी तक जितने भी पेपर देंगे तो आपको पता ही होगा कि जो चैप्टर्स के अंदर टॉपिक होते हैं उसी से ही पूरा क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में बताइए। तो इसलिए आपको चैप्टर्स करना भी इंपॉर्टेंट होता है। बस मैंने बहुत सारे जो कोड होते हैं, जो सब्जेक्ट, उसके इस बार चैप्टर नहीं करा पाई हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से करा दूँगी सबके। तो MGP 11 के मैंने करा रखे हैं कुछ चैप्टर्स, तो आप वो भी ज़रूर करके जाना। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव सुरक्षा और परंपरागत सुरक्षा के बीच तुलना कीजिए। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर ही है आपका, फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में से है, मानव सुरक्षा और परंपरागत सुरक्षा क्या होती है, उसके बीच में तुलना करनी है। तो देखिए मैंने उसमें समझा दिया, बट मैं इसमें भी आपको वापस से एक बार समझा देती हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देख लेना। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ ऐसे ही बिना रीड करे, क्योंकि मैंने पहले आपको अच्छे से उसमें रीड करके समझा दिया, रीड करके फिर समझाते जो, तो आप वो ज़रूर देख रहे हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि इस क्वेश्चन में है क्या। देखिए जो परंपरागत सुरक्षा होती है वो क्या होती है कि पहले परंपरागत सुरक्षा किसके ऊपर होती थी, कि जो हमारे राज्य है, जो हमारी भूमिगत सीमाएं हैं, उसको सुरक्षित रखने के ऊपर बात होती थी। ठीक है, कि हमारी जो देश है वो सुरक्षित रहे, जो उसकी भूमि है वो सुरक्षित रहे। मानव का उसमें कोई लेना देना नहीं था, कोई रोल नहीं था कि मानव सुरक्षित है नहीं है, उसका विकास हो रहा है नहीं हो रहा, कोई लेना देना नहीं था। बस हमारी जो बाहर की बाउंड्री होती है देश की वो सुरक्षित रहनी चाहिए। तो परंपरागत सुरक्षा में यही था कि उनको लगता था कि अगर बाउंड्री सुरक्षित रहेगी तो मानव भी सुरक्षित रहेगा, ऐसा सोचा जाता था। परंतु यह अवधारणा कुछ समय बाद चेंज हो गई, और फिर फोकस किया गया मानव सुरक्षा के ऊपर, कि मानव सुरक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका देश आता है। अगर मानव अपना विकास कर पा रहा है, अपने आप को विकसित कर पा रहा है, उसको सारे अधिकार मिल रहे हैं, वो अपना विकास अच्छे ढंग से कर रहा है, उसकी सुरक्षा अच्छे ढंग से हो रही है, तो आपका देश भी ऑटोमेटिकली सुरक्षित होगा, है ना। तो इसमें मानव सुरक्षा के ऊपर, मानव के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। तो परंपरागत सुरक्षा को हम
को हम अलग तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप इसमें सैन्य बल के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कि जो परंपरागत सुरक्षा होती थी उसमें सेना के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाता था, क्योंकि परंपरागत सुरक्षा में आपको बता दें कि बाहर की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर देखा जाता है। तो बाउंड्री पे कौन खड़े होते हैं? सेना, ये लोग खड़े होते हैं जो सैनिक होते हैं। तो उन्हों के ऊपर खर्चा करेंगे तभी वो सुरक्षित रह पाएगी बाउंड्री, है ना। तो सैनिकों के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाता था, उन्हों के ऊपर, और देश की अर्थव्यवस्था से उसमें कम खर्चा किया जाता था। जो देश की अर्थव्यवस्था होती है और जो लोगों के लिए, मतलब कि जो मानव है, जो जनता है, उसके लिए जो खर्चा करने चाहिए वो कम होता था। तो ये था परंपरागत। और मानव सुरक्षा में क्या होता है कि मानव के ऊपर खर्चा किया जाए, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, उसके विकास के लिए नए नए उपाय खोजे जाएँ, नए नए रास्ते खोजे जाएँ, और जो लोग पीड़ित हैं, जो किसी चीज़ से जिनके ऊपर शोषण होना है, उनको उठाया जाए। तो ये दोनों में फ़र्क है, परंपरागत सुरक्षा और मानव सुरक्षा। अब देखिए, अब आप वीडियो को पॉज कर दूंगी और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको तब भी ना समझ आए तो आप मेरा फर्स्ट चैप्टर जाके देखना, जिसमें मैंने आपको परंपरागत और मानव सुरक्षा समझा रखा है। अब शुरू के 6 चैप्टर जो कराएं वो पक्का देखना, और जो 12th चैप्टर कराएं उसको भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार, मानव सुरक्षा व मानव विकास के बीच पारस्परिक संबंध बताने हैं इसमें, कि उनों के बीच में क्या संबंध होता है। ये भी मैंने आपको 2nd चैप्टर में करवा दी। ये चैप्टर इतने अच्छे से करा दिए जिससे कि आपको मानव अधिकार क्या होता है, मानव सुरक्षा क्या होती है, मानव विकास क्या होता है, उसके बारे में पता चल जाएगा। पर मैं इसमें आपको वो भी समझा देती हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो मानव अधिकार होते हैं और मानव सुरक्षा होती है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार से जो आपकी मानव अधिकार और मानव विकास होता है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब ये है कि इसमें जो तीनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक भी चीज़ को हटा दो तो ये पूरी चैन नहीं बन पाएगी एक सीधी। जैसे कि देखिए, फर्स्ट आता है मानव अधिकार। अगर आप मानव को अधिकार नहीं देंगे तो वो अपना सुरक्षा मतलब कि अपना विकास नहीं कर पाएगा ना। उसको अधिकार देना ज़्यादा जरूरी है, अपने अधिकारों के बल पे ही तो वो सब कुछ कर सकता है। उसके बाद आता है आपका मानव सुरक्षा। देखिए, मानव को अगर सुरक्षित नहीं देंगे, आप सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, तो उसके अधिकार और विकास दोनों ही खराब है ना। तो उसके बाद आता है मानव विकास। तो मानव विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मानव अपना विकास करेगा तभी तो और अच्छी चीज़ें वो अपने जीवन में कर सकेगा। तो तीनों चीज़ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक भी चीज़ को आप हटा दो तो ये जो बैलेंस है ये सही से नहीं हो पाएगा संतुलित। और देखिए, आगे बता रहे हैं कि मानव अधिकार में, जो मानव अधिकार है उसके विकास में 5 तत्व शामिल किए जाते हैं। मानव अधिकार का जो कि मानव अधिकार को और कैसे विकासित कर सकते हैं, उसमें 5 तत्व ये होते हैं कि अधिकार, कि जो आपके अधिकार है उसको सही से स्थापित करना। सेकंड है आपका जवाबदेह। जो सरकार होती है वो जवाबदेह हो, कि अगर वो कुछ कानून बना रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सशक्तिकरण, जिसमें कि आपको मजबूत बनाया जाता है, आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाती है जिससे कि आप मजबूत बन सकें। नेक्स्ट है भागीदारी या सहभागिता, कि इसमें आपकी भागीदारी, जो जनता है उसकी भागीदारी पूरी होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका भेदभाव रहित संवेदनशील समूह पर ध्यान देना, कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो संवेदनशील समूह होते हैं जैसे कि आपका अल्पसंख्यक होते हैं, निर्जातीय होते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना। ये तो आपका मानव अधिकार के अंदर बता रहे हैं। और देखिए, मानव अधिकार में इस चीज़ की मांग की जाती है कि सभी को सभी प्रकार के जो अधिकार रहते हैं वो सबको देने चाहिए। जो निचले तबके के लोग होते हैं या फिर जिन्हों तक अधिकार पहुंच नहीं पाते उन्हों तक भी पहुंचाना होता है, ताकि खाली ऊपर के जो वर्ग होते हैं उन्हों को ही सारे लाभ ना मिल जाएं, बाकी जो नीचे हैं उन्हों को भी तो अधिकार लाभ सब प्रकार के मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सही से वितरित होने चाहिए सब चीज़ें। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने मानव अधिकार, मानव विकास और मानव सुरक्षा, इन तीनों के बीच में जो संबंध है, पारस्परिक संबंध है, उसको उजागर किया है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं। और ये भी बोला गया कि हर एक देश में अलग अलग समस्या होती है, मानव अधिकार की अलग अलग समस्या हर एक देश में होती है। किसी देश में स्वतंत्रता अच्छी मिली होती है परंतु और कोई समस्या होती है, किसी देश में स्वतंत्रता अच्छी नहीं मिली होती और सब चीज़ें ठीक होती हैं। तो ये इसमें बताया कि हर एक देश में इसको अलग अलग तरीके से लागू किया जाता है और लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि सब देश में एक जैसी परिस्थिति नहीं होती है, सब देश में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। मानव सुरक्षा और मानव अधिकार प्रत्यक्ष रूप से मानव सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। अगर आपको मानव अधिकार सही से नहीं दिए जाएंगे तो मानव सुरक्षा जो होती है उसको ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये दोनों होते ही गरीबी व हिंसा जैसे सार्वभौमिक संकटों का सामना करने के लिए लोगों की सहायता करते हैं। कि जो आपका मानव सुरक्षा होती है, जो मानव अधिकार हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों ही गरीबी और हिंसा से लड़ने के लिए आपकी सहायता करती है। जैसे कि अगर कोई संकट आ जाता है हिंसा का या फिर किसी भी चीज़ का, गरीबी का, तो ये जो अगर आपको अधिकार और आपकी सुरक्षा आपको दी जाएगी तो आप इससे अच्छे से लड़ सकेंगे, आप अपनी सहायता कर सकेंगे।
मानव सुरक्षा जो होती है उसका संबंध आपके आर्थिक सुरक्षा से भी होता है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा होगी, बुनियादी स्कूल शिक्षा होगी, ये सब चीज़ों जो सार्वजनिक स्वास्थ्य होते हैं उस सब चीज़ों से ये अंदर आता है, उसी की जो मानव सुरक्षा वो ये सब चीज़ों के अंदर आती है। तो हमने इसमें देख लिया कि मानव अधिकार मानव विकास से किस प्रकार से जुड़े हैं, कि मानव अधिकार होगा तभी इंसान का विकास हो सकते हैं, और दूसरा फिर हमने पढ़ा कि मानव अधिकार मानव सुरक्षा से किस प्रकार से जुड़े हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। आप इसको पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं, आपको क्योंकि लिखना होगा एग्जाम में तो आपको उसके अनुसार इसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको समझा दिया कि इसमें ये चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ लीजिए भूल भी जाएँ कुछ तो ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। और आपको चैप्टर्स भी जरूर करने हैं क्योंकि इस सबके मैंने चैप्टर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं उसमें, और पूरे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर यही सब चीज़ों की बात होती है। तो आप वो पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप लिख सकेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच पारस्परिक संबंध के बारे में बताना। देखिए ऊपर तो हमारे 3 चीज़ों के ऊपर हमने बताया, मानव अधिकार, सुरक्षा और विकास। इसमें बताया मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच में आपको बताना किस प्रकार से संबंध है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। देखिए बोल रहे कि मानव विकास जो होता है और मानव सुरक्षा जो होती है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, ये बताते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा और जो मानव सुरक्षा है और मानव विकास है ये दोनों का संवर्धन करता है, मतलब कि इसका प्रमोशन बोल दीजिए या फिर पदोन्नति करता है। अगर आपके पास खाद्य सुरक्षा है तो आपका क्या होगा कि मानव सुरक्षा भी आपके पास अच्छी होगी, उसमें प्रमोशन करेगा, और जो आपका मानव विकास है उसमें भी प्रमोशन करेगा। अगर खाद्य सुरक्षा नहीं, आपके पास खाने को ही नहीं है तो आपकी मानव सुरक्षा कैसे हो पाएगी और आपके विकास कैसे हो पाएगा। तो ये बता रहे हैं इस प्रकार से। आगे बोल रहे हैं कि मानव सुरक्षा और तथा मानव विकास दोनों ही बेहतर जो आपका शिक्षा होता है, रहन सहन होता है, इसकी क्षमताओं में वृद्धि करती है। कि ये दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू आप बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। जो मानव सुरक्षा और मानव विकास है ये दोनों ही आपकी शिक्षा, रहन सहन, आपकी क्षमता, इन सब में वृद्धि करते हैं, और दोनों क्या करते हैं जो समाज में सशक्तिकरण है उसको बढ़ाते हैं। किंतु आगे क्या बोलते हैं कि जो मानव विकास है बोलते हैं, परंतु जो मानव विकास है वो व्यक्ति के विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, कि व्यक्ति जो है उसके विकास, उसके उन पहलुओं पे ज़्यादा अधिक ध्यान देता है। जबकि जो मानव सुरक्षा वो केवल जीवन के आधारभूत जो ज़रूरतें होती हैं उन तक ही सीमित है। देखिए मानव विकास ज़्यादा डीपली बोल सकते हैं कि आप ज़्यादा चारों तरफ से ध्यान देता है आपके, कि मानव किस प्रकार से और अच्छा कर सकता है, उसको और किस प्रकार से सुरक्षा मिल सकती है, और किस प्रकार से उसका मतलब कि वो अपने भविष्य में विकास कर सकते हैं। परंतु जो मानव सुरक्षा है वो सीमित रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो केवल सुरक्षा के माध्यम से ही है और वो सीमित हो जाता है। और देखिए जो मानव विकास होता है ये बहुत दीर्घकालीन तक चलता है, मतलब कि आपके लंबे समय तक का होता है जो मानव विकास है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ में आपको विकास करने तो है नहीं, आज कल या कल विकास नहीं होना है ना। तो दीर्घकालीन परिघटना होती है, मतलब कि दीर्घकालीन समय तक रहते हैं। पर जो मानव सुरक्षा होती है तत्कालीन घटना होती है, जिसके तत्कालीन जो आप देखिए समझ लीजिए कहीं देश में युद्ध हो रहा है तो आपको तत्काल सुरक्षा चाहिए होगी, या फिर आपके कहीं हिंसा कहीं कुछ होगी तो तत्काल आपको सुरक्षा चाहिए, है ना। परंतु जो विकास होता है बिल्कुल लंबे समय तक के लिए आपको चाहिए होता है कि हाँ पूरी जिंदगी भर तक के लिए, और सुरक्षा तत्काल चाहिए होती है कि हाँ अभी चाहिए, अभी हमको प्रॉब्लम है तो अभी सुरक्षा चाहिए, उसके बाद ठीक है तो सब नॉर्मल हो जाएगा तो सुरक्षा नहीं चाहिए। तो इसमें ये सब है। बोले कि मानव विकास और मानव सुरक्षा जो होती है इन दोनों के कार्य क्षेत्र में काफ़ी अंतर है। जो मानव विकास है उसका उद्देश्य क्या था, लोगों के जीवन को समृद्ध बनाना। जो विकास होता है मानव विकास उसमें होता है कि लोगों का जीवन है उसको किस प्रकार से और अच्छा और समृद्ध बनाया जा सके। और जबकि जो मानव सुरक्षा है ये कार्य क्षेत्र सीमित रहते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया जिसकी तत्कालीन आपको आवश्यकता चाहिए उससे होता है। परंतु देखिए दोनों जो अवधारणाएं हैं मानव सुरक्षा और मानव विकास, ये गरीब जो लोग होते हैं, जो दुर्बल लोग होते हैं, उन्हों के लिए कार्य करती है दोनों ही। मानव सुरक्षा विकास के सभी पहलू जो होते हैं, जैसे कि आपका एड्स हो गया, आपका चेचक हो गया, ये भयानक जो बीमारी होती है उनके निवारण के लिए प्रयास करते रहते हैं कि उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सके। परंतु जो मानव विकास होता है वो न्याय संगत समृद्धि चाहता है कि सब कुछ न्याय संगत हो। न्याय संगत कि न्याय के साथ हो और सबको सही तरीके से सब कुछ मिला हो, वितरण जो होता है बंटवारा सही तरीके से हो, किसी को ज़्यादा ऊँचा नीचा भेदभाव ना हो। और जो मानव सुरक्षा होती है, मंदी, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, फिर राष्ट्रीय संकट की स्थितियों में मानव सुरक्षा संरक्षण करती है, मतलब संरक्षण प्रदान करती है। जो मानव सुरक्षा होता है ये आपको मैंने बताया ना तत्कालीन चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि समझ लीजिए मंदी आ गई एकदम से, है ना, एकदम से कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, जो भी घटनाएं होती है इसमें क्या कहते हैं मानव सुरक्षा जो होती है संरक्षण प्रदान करती है। और जो मानव विकास होता है उसकी अवधारणा आपके पूर्ण विकास से होती है कि वो उसका पूरा ध्यान किस पे केंद्रित होता है, आपके विकास के ऊपर।
पर जो मानव विकास है और मानव सुरक्षा, ये आपके अच्छे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसमें से एक भी चीज़ अगर हटा ली जाए तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको बताया ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं ये, तो इसमें दोनों चीज़ें आपके अच्छे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मानव विकास को हटा लो तो सुरक्षा क्या करेगी? सुरक्षा ही करते रहोगे, आपका विकास नहीं हो रहा। अगर सुरक्षा को हटा लो तो आपका विकास हो रहा है एकदम। तो आपकी मानव सुरक्षा और मानव विकास दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक सिक्के के दो पहलू। अगर आप एक को भी हटा लेते हो तो दूसरी चीज़ बैलेंस नहीं कर पाएगी। अगर समझ लीजिए आपको अगर सुरक्षा नहीं प्रदान करते, विकास करते हैं, आपका मानव विकास जो हो गया, तो आप विकास कर लोगे, एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आप कुछ नहीं, विकास भी नहीं कर पाओगे। और अगर इसी तरीके से आपको मानव सुरक्षा दी जाए खाली और विकास आपका हो ही नहीं, तो आप सुरक्षा से क्या करोगे जब कोई विकास ही नहीं हो रहा ना। तो एक ही सिक्के के दो पहलू। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे समाप्त होता है। थोड़ा सा और है वो भी बता देती हूँ, वही कि जो मानव विकास है वो अत्यधिक व्यापक अवधारणा है, कि ये बहुत बड़ी अवधारणा है, इसको हम छोटे से उसमें नहीं व्याख्या नहीं कर सकते, बहुत बड़ी अवधारणा है। और बोले इसमें व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी क्षमताओं के ऊपर, उनके विकास के ऊपर, और दीर्घकालीन जो विकास होता है उसके ऊपर ज़्यादा केंद्रित किया जाता है। और जबकि जो मानव सुरक्षा होती है उसमें आपके रोगों के ऊपर, भूख के ऊपर, जो आपकी बेरोजगारी होती है, आपदाएं आती है, इसके ऊपर दिया जाता है। आई होप आपको ये समझ आया हो जो मैंने समझाया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सुरक्षा पर गांधीवादी विचारधारा के आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। कि जो मानव सुरक्षा उसके ऊपर गांधी जी की क्या विचारधारा है वो अब हम पढ़ेंगे। देखिए जो गांधी जी है उनको बहुत बड़ी देन माना जाता है विचार के ऊपर, जीवन और संस्कृति के ऊपर, क्योंकि गांधी जी जो थे जिस टाइम पे आए थे उस टाइम की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो वातावरण था बहुत ज़्यादा भ्रष्ट था। तो गांधी जी ने इन सबको अच्छा किया है और गांधी जी की ये देन मानी जाती है, जो आपके जीवन की संस्कृति का है, जो आपके अच्छे अच्छे विचार हैं, ये गांधी जी की देन मानी जाती है। और देखिए पहले के टाइम पे ये बोला जाता था कि जो नैतिक नियम होते हैं ना, नैतिकता नियम, जिसमें हम अपने आप से सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी, जो नैतिक से तौर पे हम सोचते हैं, अपने सोच समझ से जो कार्य करते हैं नैतिक, तो बोला जाता है नैतिकता के जो नियम होते हैं ये खाली व्यक्ति के जीवन के लिए हैं, ये तो सार्वजनिक जो होते हैं इनों के लिए तो ये नैतिकता के कोई जीवन मतलब कि मापदंड है ही नहीं, उन्हों के लिए कोई मतलब कि नियम नहीं है जो आपके सार्वजनिक क्षेत्रों में, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र पहले भ्रष्ट था, किसी के ऊपर कोई रोका टोकी नहीं थी, जो सरकार करना चाहे कर सकती है अपनी मनमानी तरीके से, तो ये सब चीज़ें थी। तो परंतु बाद में क्या हुआ कि उन्होंने, गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि जो व्यवहार और जो कार्य है वो सत्य, अहिंसा व्यक्तिगत के लिए तो इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए? सार्वजनिक के लिए, जो राजनीतिक व्यवहार है उसके ऊपर ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इसकी देखिए व्यक्ति हिंसा ना करे या फिर सत्य हिंसा ना करे और सत्य बोले, है ना, ये तो व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, परंतु उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए है? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए है, जो राजनीतिक होती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये उन्होंने साबित किया, गांधी जी ने साबित किया कि ये सब चीज़ें उन्हों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति तो ठीक है अपने नैतिकता जो होती है, अपने सोच समझ से सब अच्छा करेगा, परंतु ये जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, राजनीतिक होती है, उसके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, और देखिए इसमें बताया जा रहा है कि मानव जीवन गांधी जी की मुख्य देन मानी जाती है। जो मानव जीवन होता है उसके लिए मुख्य देन इसलिए मानी जाती है क्योंकि व्यक्ति के महत्व को, मानवीय जो शक्तियाँ होती है उसके बारे में गांधी जी ने हमें पूर्ण जागृत किया कि देखिए कि जो मानव होते हैं उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति होती है, और जो मानव का महत्व क्या होता है, कि एक व्यक्ति है उसका महत्व क्या होता है, उसके अंदर शक्ति किस प्रकार की होती है। तो ये विश्व में ये विश्वास दिलाया और इसको पूर्ण जागृत किया। और देखिए उन्होंने ये बोला कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया कि लोकतंत्र के ऊपर, जो वास्तविक लोकतंत्र होता है उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने बोला जब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है, जब तक जो उसकी जनता है वो उसका विरोध करना ना सीख ले, अगर वो आपके साथ दुरुपयोग कर रहा है, वहाँ की वहाँ का शासन आपके साथ दुरुपयोग कर रहा है, आपकी सरकार, तो जब तक आप उसका विरोध करना ना सीख ले, अपने हक के लिए लड़ना ना सीख ले, जब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। और जो राज्य की सत्ता होती है उसका विरोध करना भी सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी ने बोला कि गांधी जी के मूल सिद्धांत ये थे कि जब तक आपको सामाजिक और आर्थिक स्वाधीनता नहीं मिलती, या ये बोल सकते कि सामाजिक और आर्थिक जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक जो राजनीतिक स्वतंत्रता उसका कोई मूल्य नहीं। जब तक आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से आप प्रबल नहीं हो पाएंगे, एकदम वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी उस चीज़ में, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का आप करेंगे क्या? जो गांधी जी ने राजनीतिक का जो महत्व दिया, उसमें जो योगदान दिया, वो आचार्य कृपलानी अपने शब्दों में बता रहे हैं कि गांधी जी ने किस प्रकार से राजनीतिक को योगदान दिया, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
देखिए वो बताते हैं कृपलानी जी कि राजनीति के सत्य, अहिंसा और साधनों का पवित्रता से प्रयोग किया गया था। गांधी जी जो थे उसने राजनीतिक में सत्य और अहिंसा के साधनों का यूज़ किया कि उसमें सत्य बोलना है, अहिंसा का प्रयोग करना है और पवित्र साधन होने चाहिए आपके, क्योंकि अगर पवित्र साधन होंगे तो उद्देश्य भी पवित्र होगा। और गांधी जी ने अन्याय, निरंकुश जो होती है, जिसके ऊपर निरंकुशता होती है, उस पर सत्याग्रह के द्वारा उस मतलब कि उसमें अपने विचार प्रस्तुत किए कि लोगों के साथ जो अन्याय होता है उसको दूर किया जाए और जो निरंकुश शासन होता है उसको हटाया जाए। तो ये सब सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने की। आगे बता रहे हैं, और गांधी जी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में बहुत अच्छे प्रयास करने की बहुत अच्छे प्रयास किए, जिससे कि आपका जो लोकतंत्र है वो प्रभावकारी हो सके, कि जो लोकतंत्र एक तो मजबूत हो, एक प्रभावकारी हो, और उसमें न्याय, समानता, ये सब चीज़ें उसकी नींव डाली कि न्याय, समानता आपकी लोकतंत्र में होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों की उन्होंने नींव डाली। और इसी प्रकार से विश्व शांति के मार्ग पर चले वो, कि विश्व में किस प्रकार से शांति लाई जाए, किस प्रकार से अहिंसा को ख़त्म किया जाए, उसके मार्ग पे। आगे देखिए, और देखिए ये बता रहे हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से तो सभी दार्शनिक जो होते हैं वो गांधी जी से सहमत है। जो गांधी जी के सिद्धांत है वो आप उसको सैद्धांतिक दृष्टि से, मतलब कि आप अगर सोचें तो वो सब ठीक है कि गांधी जी जो बोलते हैं वो सब ठीक है, पर अगर आप वो उसको व्यवहार में लाएं, अपने जिसके प्रैक्टिकली उस चीज़ को अपनाएं, तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं मानते। जो अलग अलग दार्शनिक हैं, विचारक हैं, वो फिर उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो दर्शन है उसमें मौलिक विचारों का अभाव, कि जो हमारे मौलिक विचार होते हैं, मौलिक चीज़ें जो होती हैं, उन सब चीज़ का अभाव है। देखिए जो आलोचक है वो यूँ बोलते हैं कि जो गांधी जी के सिद्धांत है वो खाली समाजवाद, उदारवाद, अराजकतावाद, साम्यवाद और अनेक प्रकार के जो ये हैं, इन सब चीज़ों का एक समाविन्य, मतलब कि एक मिलावट है खाली। तो वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें मिलके गांधी जी के विचार बने, इनमें कोई व्यवहारिक अगर इसको हम यूज़ करें प्रैक्टिकली तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, और इसको अगर खाली हम दिमाग से सोचते कल्पना करते हैं, ये सब चीज़ें ठीक मानी जाती हैं। वो बोलते हैं गांधी जी का जो दर्शन है वो खाली काल्पनिक और भावनात्मक दर्शाते हैं, मतलब कि गांधी जी का दर्शन काल्पनिक है और भावनाओं से भरा हुआ है। और देखिए बता रहे कि गांधी जी एक ऐसे राज्य, आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि गांधी जी ऐसा आदर्श राज्य चाहते थे कि जिसमें सब भाईचारे और सब एक ही, उससे मतलब कि किसी में भेदभाव ना हो, सब भाईचारे से रहें, और जो जनता, जो आपके शासन है वो कम से कम शासन करे, और क्या कहते हैं वो सबका भला करे। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी थी जो खाली काल्पनिक और आदर्शवादी थी, और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वो ऐसा बोलते थे कि गांधी जी ऐसा भी चाहते थे कि जो सेना है, वो सेना और जो पुलिस होती है वो अहिंसा का पालन करे। आप बताइए, अगर पुलिस और सेना अहिंसा का पालन करेगी तो ऐसे दंगे फसाद होते हैं, अगर वो उसमें हिंसा ही नहीं करेगी, क्योंकि देखिए हिंसा क्या होती है कि जब दंगे फसाद हो रहे हैं उसमें वो भी तो लाठीचार्ज करती है, बम वो जो होते हैं गैस बम वो सब गिरती है पानी के, तो वो हिंसा ही है। तो अगर वो ये सब नहीं करेगी तो कैसे आतंकवाद या फिर हिंसा है, इन सबको कैसे रोकेगी। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर पुलिस और ये सब चीज़ें जो होती है अगर ये अहिंसा का पालन करेगी तो किस प्रकार से सब चीज़ चलेगी। तो ये सब चीज़ें संभव नहीं है। और जो आर्थिक क्षेत्र में भी जो नैतिकता आधार है वो सफलता प्राप्त करना भी संभव नहीं है, कि आर्थिक क्षेत्र में आप नैतिकता के आधार पे चलें कि हाँ सबका भला करें और अपने बारे में बाद में सोचें, पहले दूसरों के बारे में सोच समझ के। तो ये सब चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए कौन सोचता है कि हाँ चलो हम सबके पास सेम पैसा होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी के पास, मेरे पास जितना उसका उतने उसका दूसरे के पास भी हो तो चलो बराबर बांट लेते पैसा। ऐसा होता नहीं, आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं सोचता। जीवन में विश्वास का मूल्य जरूर है, किंतु उस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक गांधीवादी इसका प्रचार करते हैं। जो जीवन है उसमें विश्वास का मूल्य तो है कि हाँ विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं उसका मूल्य है, परंतु उस सीमा तक नहीं है जिस सीमा तक गांधी जी कहते हैं कि एक दूसरे पर विश्वास कीजिए और ये सब चीज़ों को अपनाइए, एक दूसरे का भला कीजिए, सब कुछ कीजिए, तो वहाँ तक नहीं है। तो व्यवहारिक का आधार पर प्रैक्टिकल रूप में गांधी जी के दर्शन की आलोचना की जाती है। और जो साम्यवादी विचारक हैं वो गांधी जी के जो मूल दर्शन हैं उसे पे ही शंका करते हैं। साम्यवादी वो होते हैं जो मार्क्सवादी टाइप के होते हैं, जो मार्क्सवादी होते हैं वही जो खाली गरीबों के लिए सोचते हैं उसके ऊपर। श्रमिकों और पूंजीपतियों के वर्ग संयोग, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को अनावश्यक समझने और पूंजीपतियों की संपत्ति के संबंध में
कि उसमें वो शंका करते हैं, जो साम्यवादी वो बोलते हैं कि जो आपका संयोग है, उद्योग है और जो आपका राष्ट्रीयकरण है, इसमें वो क्या बोलते हैं कि इसको पूंजीपति को बढ़ावा दे रहे हैं। गांधी जी का ये दर्शन पूंजीपति को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और जो गरीब लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं, उनको नहीं दे रहा। वो ऐसे शंका करते हैं इसमें। जो साम्यवादी हैं वो बोलते हैं गांधी जी के जो दर्शन है वो पूंजीवाद होता है उसका अभिनंग मानते हैं, कि पूंजीवाद को लेकर गांधी जी सपोर्ट करें, उनको ऐसा लगता है। और गांधी जी के जो विचार उसमें अनेक प्रकार के विरोधाभास हैं। देखिए बोल रहे हैं आगे कि वर्तमान में जो गांधी जी के दर्शन है वो आप संभव नहीं है, मतलब कि उसको आप कार्य में नहीं ला सकते, ये संभव नहीं है। परंतु बोल रहे हैं कि गांधी जी का जो दर्शन है ये इसका महत्व इसलिए खत्म नहीं हो जाता, ये कम नहीं हो जाता, क्योंकि गांधी जी के दर्शन में क्या है कि जो संपूर्ण समाज है, संपूर्ण जो आपका मानवता है वो उसके पीछे कल्याण छुपा है, कि कल्याण छुपा है इन सब चीज़ के पीछे। तो इसलिए गांधी जी का जो दर्शन है उसकी महत्वता कम नहीं हो जाती अगर हम ये सोचें कि व्यवहारिक नहीं है। परंतु गांधी जी का इसमें दर्शन में क्या है कि लोगों का कल्याण छुपा है ना इसके पीछे, तो इसलिए इसका महत्व उतने का उतना ही हमेशा बना रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसा से आप क्या समझते हैं, प्रत्यक्ष और संरचनात्मक हिंसा के बारे में समझिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा, आपका 6th चैप्टर में है शायद से ये, कि प्रत्यक्ष हिंसा और संरचनात्मक हिंसा क्या होती है। मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ, बाकी आप इसको उस चैप्टर में से कर लेना, क्योंकि वो चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक वाइज आते हैं वो उसमें बहुत से हैं। देखिए प्रत्यक्ष हिंसा क्या होती है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को बलपूर्वक हम शरीर के माध्यम से किसी को मारते हैं, पीटते हैं, हिंसा करते हैं, प्रत्यक्ष हिंसा होती है, जिसमें कि आपकी चोट दिखती है, आपको जो घाव होंगे वो आपको दिखेंगे। परंतु संरचनात्मक हिंसा में क्या होता है कि इसमें मनोवैज्ञानिक तौर से इंसान के ऊपर शोषण किया जाता है, और ये जो घाव होते हैं हमको दिखेंगे कैसे, क्योंकि आप इससे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें नहीं पता चलेंगी। तो इसमें इसी प्रकार से भेद है। जो संरचनात्मक हिंसा होती है उसमें इंसान के साथ शोषण होता है, दमन होता है, भेदभाव होता है और बहिष्कार जो कर देते हैं, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग होती है। परंतु जो आपका प्रत्यक्ष हिंसा है उसमें आपकी मारपीट होती है, हिंसा होती है, जो आपको दिख सकती है कि जो दंगे फसाद हो जाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और देखिए जो संरचनात्मक हिंसा होती है ये हिंसा की स्थायी अवस्था होती है। स्थायी मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो एकदम ठहरी हुई अवस्था की जो हिंसा, आप देखिए किसके ऊपर आप शोषण कर रहे हैं तो ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, है ना। उस इंसान के ऊपर जो मेंटली टॉर्चर आएगा वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए होगा, मतलब पूरी लाइफ तक के लिए होगा। परंतु जो प्रत्यक्ष हिंसा होती है इसमें क्या होता है, आपने अभी किसी को मारा पीटा या फिर हिंसा, ये तो बाद में खत्म हो जाएगी, वो थोड़ी ना पूरी जिंदगी भर चलेगी। तो इसलिए जो संरचनात्मक हिंसा होती है उसको ज़्यादा पीड़ादायक माना जाता है, क्योंकि इसमें इंसान की मनोवैज्ञानिक तौर से वो टॉर्चर होता है, उसके ऊपर शोषण किया जाता है, जिससे कि पूरी लाइफ भर उसी का शिकार बना रहता है, ठीक है। परंतु जो प्रत्यक्ष हिंसा होती है उसमें मतलब कि उसी टाइम जो होता है बाद में कुछ नहीं होता, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, तो उसको ज़्यादा कष्टदायक नहीं माना जाता। परंतु जो संरचनात्मक हिंसा है इसको ज़्यादा कष्टदायक, ज़्यादा ये समझ लो कि इसमें ये सोचा जाता है कि ज़्यादा पीड़ादायक है। तो इसमें बस इतना ही आपको कि संरचनात्मक और प्रत्यक्ष हिंसा क्या है, और बाकी मैं आपको पोस्ट कर दूँगी। तो ये सब चीज़ें इसमें बार बार बताई जाएंगी आपको कि इसमें चोट लगना होता है, इसमें घाव होते हैं, इसमें आपकी जो प्रत्यक्ष हिंसा होती है पता चल जाती है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपकी बताई जाएंगी, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। जो मैंने आपको बताया शॉर्ट में इसका पूरा कंक्लूजन है, इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और देखिए संरचनात्मक हिंसा में ये भी है कि जो शोषण होता है लोगों के साथ वो किस प्रकार का होता है। शोषण होता है आर्थिक को लेके हो गया, आर्थिक या सामाजिक जो बंधन हो गए उन सब में शोषण पाए जाते हैं। इसमें ना पॉइंट लिखे हैं, वो मैं अभी पोस्ट करूँगी तो आप पढ़ लेना। पहले शोषण लिखा होगा तो शोषण में बताया गया है कि जो अन्यायपूर्ण, जो आपके साथ अन्यायपूर्ण की जो किया जाता है, आर्थिक रूप से जो शोषण होता है, जैसे कि आपको सही से वितरण नहीं होते संसाधन, है ना, वो सब चीज़ें इसमें, और जो सामाजिक बंधन जो होते हैं उसके ऊपर जो शोषण होता है वो सब इसमें पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो गरीबी है, भूखमरी ये ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं वो अपना विकास नहीं कर पाते और किसी प्रकार का लाभ उठा नहीं पाते। जैसे क्या होता है वो कुपोषण का शिकार होते हैं, भूखमरी और इन सब चीज़ का शिकार हो जाते हैं, और वो मर भी जाते हैं, बहुत भयानक स्थिति में हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ये सब चीज़ें। और जिसके कारण वो मनोवैज्ञानिक तौर से भी एकदम हिंसा का शिकार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर से अगर आपको खाने को सही नहीं मिलेगा, पहनने को सही नहीं मिलेगा, है ना, आपको सामाजिक रूप से आपके साथ अत्याचार होगा, तो आप क्या होगे, मनोवैज्ञानिक तौर से आपको मतलब पीड़ित हो जाओगे। फिर आपका आता है बेधन। बेधन में देखिए क्या होता है कि जो दलित वर्ग होते हैं उसके ऊपर शोषण किया जाता है, कि जैसे भी कोई दलित वर्ग है उसको आप बहिष्कार कर देंगे, उसको आप दूर रखेंगे, छुआछूत करेंगे, दलित वर्ग जो होते हैं, तो वो बेधन
में आता है। फिर आपका आता है खंडीकरण। खंडीकरण में क्या होता है कि जो शक्तिशाली वर्ग होता है वो कमज़ोर वर्ग पे अपना शासन जमाता है, मतलब कि जो गरीब वर्ग, जो छोटा कमज़ोर वर्ग है उसके ऊपर ज़्यादा अपना दबदबा दिखाता है, उसको दबा के रखता है हमेशा कि वो हमारी सारी बात माने। तो ये खंडीकरण में आते हैं। और फिर सीमांतीकरण और विखंडन, इसमें भी सेम वही होता है जो अभी मैंने ऊपर बताया कि इसमें जो समाज होता है उसको एक किनार कर दिया जाता है, ठीक है, उसको सबसे अलग कर दिया जाता है, उसके ऊपर शोषण, दमन, ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं और क्या कहते हैं अपना प्रभाव उस पर दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं बस इसमें, बाकी आपका ये सब जो मैंने बताया वही सब इसमें बताए गए हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले मैं पोज कर देती हूँ वीडियो को ताकि आप पढ़ सको। तो देखिए सिर्फ आप ये सारे चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ और आपको मैंने शॉर्ट में भी पूरी चीज़ें बता रही हूँ, जो सब इसमें लिखा है इससे बाहर कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप इसको पोज करके पढ़ना और जो मैंने चैप्टर कराए हैं उसको प्लीज़ ज़रूर करना, तभी मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। इसमें शॉर्ट में थोड़ा लाइन टू लाइन नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले आपको मैंने चैप्टर्स कराया है उसमें लाइन टू लाइन समझाया है सब चीज़, इसलिए वो वीडियोज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें पार्ट 1। और देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में खाद्य सुरक्षा की दिशा में क्या कदम उठाए गए। और देखिए खाद्य सुरक्षा को लेके आपके बहुत तरीके से क्वेश्चन घुमा के आते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है, वो इम्पोर्टेंट किस लिए है, भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कदम उठाए गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के आते हैं। जैसे अगर आज का जो आपका पेपर हुआ था उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन वैसे नहीं थे जैसे आपने पढ़े थे, उसमें जैसे कि मैंने मध्यस्थता समझौता एक साथ करवाया था क्वेश्चन में, तो उसमें अलग अलग पूछा गया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के आ सकते हैं, परंतु कुछ बाहर से नहीं आता, जो आपने पढ़ा सब उसमें से ही आता है। देखिए स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद से जो आज तक क्या है, जो खाद्य सुरक्षा है एक राष्ट्रीय उद्देश्य बन चुका है। और खाद्य सुरक्षा खाली यही नहीं कि आप पेट भर लो तो आपको खाना मिल गया और भरपूर खाना मिल के आप सुरक्षित हो गए, यही नहीं। खाद्य सुरक्षा में यह है कि आपका सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें इंक्लूड हैं। और खाद्य सुरक्षा में और क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका साफ पानी हो गया, स्वच्छता हो गई, और आपकी बीमारियों से आप रहित हो गए, रख रखाव हो गए, ये सब चीज़ें खाद्य सुरक्षा के अंदर इंक्लूड है। पहले खाद्य सुरक्षा में क्या होता था कि बस जो जनता है उसको खाना मिल जाए, अब चाहे वो बीमार रहे, चाहे उसके पास कोई बीमारी लगे, या फिर किसी भी प्रकार का खाना है, चाहे वो साफ खाना ही ना हो तो वो खाए, तो वो नहीं है। अब इसकी अवधारणा बिल्कुल चेंज हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा में आपके सभी प्रकार के पहलू इंक्लूडिंग होते हैं, और जो आपको साफ पानी, स्वच्छता, बीमारी से रहित, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और देखिए खाद्य सुरक्षा में आपके पौष्टिक भरा आहार होना चाहिए, आपको पूरी कैलोरीज जो मिलनी चाहिए एक महिला को, एक पुरुष को, वो भी इसमें इंक्लूड होती है कि खाद्य सुरक्षा में सबको पौष्टिक भरा खाना मिले, उनको कैलोरीज जो है वो मिले। और जैसे शहर में और गांव में अलग अलग कैलोरीज होते हैं कि वहाँ ज़्यादा श्रम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ज़्यादा जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष महिला है, उनको ज़्यादा कैलोरीज मिले, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूडिंग हैं। आगे हैं कि भारतीय संविधान की धारा 47 में ये प्रावधान किया गया कि जो सरकार है वो लोगों का जीवन स्तर अच्छा करेगी, उनको आहार और पौष्टिक जो खाना होता है वो देगी, इन सब में वृद्धि करेगी, और जो स्वास्थ्य होता है इसमें सुधार करेगी, और जो कैलोरीज होती हैं अच्छे से जो मिलनी चाहिए एक व्यक्ति को, उसमें भी वो ध्यान देगी। तो ये सब चीज़ें 47 धारा जो आपके संविधान की उसमें बताई गई है खाद्य सुरक्षा को लेके। और इसके परिणाम स्वरूप क्या है, जो आपकी केंद्र सरकार होती है वो खाद्य सुरक्षा हेतु योजनाएं लागू करती है। आपको पता है ना कैसे योजनाएं चलती रहती है, न्यू योजनाएं आती हैं कि सस्ता कर देते हैं बीज को, और राशन जो बंटवाते हैं वो भी खाद्य सुरक्षा के अंदर आते हैं। और जो आपके स्वास्थ्य को लेके जो स्कीम बनाई जाती हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। अब हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है भारत सरकार द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कि जो भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन बनाया वो किस प्रकार से है। देखिए क्या हो रहा है, आप सभी को पता है किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, और जो आपकी खाद्य सुरक्षा है उसके जो उत्पादन है उसकी गति एकदम धीमी पड़ी है, जो उसकी गति है वो धीमी है। तो जनसंख्या बढ़ रही है पर उनके पास खाद्य सुरक्षा जो भोजन है वो सही से उपलब्ध नहीं हो रहा। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक राष्ट्रीय विकास जो परिषद होता है उसको 2007 में खाद्य सुरक्षा मिशन की जिम्मेदारी सौंप दी कि आपको ये जिम्मेदारी हम सौंप रहे हैं कि जो खाद्य सुरक्षा है वो लोगों तक अच्छे से पहुंच सके, तो वो जिम्मेदारी उनको सौंपी। आगे देख, और इस मिशन के द्वारा क्या हुआ कि जो आपके गेहूं का जो वितरण है, गेहूं के बीज का जो वितरण है वो राजस्थान में 43% अधिक हुआ, मतलब कि अधिक वृद्धि हुई, और बिहार में 10% अधिक वृद्धि हुई। जो बीज का वितरण करते हैं ना, बीजों को बांटते
बांटते हैं तो उसमें वृद्धि बता रहे किस प्रकार से राजस्थान में 43, बिहार में 10% गुना वृद्धि हुई। और दलहन में जो आपकी दाल होती है उसमें राजस्थान से संबंधित बीज प्रयोग 29% की वृद्धि हुई, कि जो दाल होती है राजस्थान में कितने उसके बीज के कितने 29% की। और छत्तीसगढ़ में तो 400% की वृद्धि बताई गई। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है थोड़ी थोड़ी, कि जैसे कि राजस्थान में कितनी हुई, बिहार में कितनी हुई, बस ये 1-2 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा लगेगा। और देखिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की कुल परिव्यय 4,882.5 करोड़ रुपए हैं। जो इतनी आई है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें खाद्य सुरक्षा, तो इतनी ज़्यादा आय को आपको 305 जिलों में बांटा गया। जो राज्य हैं उसके जो 305 जिले होते हैं इन पैसों को उसमें बांटा गया ताकि वो अपना विकास कर सके जो खाद्य सुरक्षा रिलेटेड है उससे। और देखिए इसी में इसी प्रकार से लिखा कि 12 राज्यों में 133 जिले, चावल और ये सब चीज़ लिखे, ये आपको पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी याद भी नहीं रहती है एग्जाम में। अब देखिए इस अभियान से जो सहभागिता की राज्यों ने, जैसे कि जो अभियान चलाया गया ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य सुरक्षा को लेके, तो बहुत सारे राज्यों ने इससे सहभागिता की, मतलब इससे मिल गए, इसके साथ दिया। और वो राज्य जैसे कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, ऐसे बहुत सारे राज्य आप इसको देख सकते हैं। और देखिए बता रहे जो एक कृषि भूमि है इसमें मात्र 50% सिंचाई सुविधा है। देखिए कितनी बड़ी भूमि है, इसमें से खाली आपकी ऐसी भूमि बस 50% ही है जहाँ पे आप कृषि कर सकते हैं, और बाकी भूमि जो आपकी है वो ऐसी बंजर टाइप की है जिसमें आप कृषि कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है खाद्य सुरक्षा विधेयक। देखिए बताइए खाद्य सुरक्षा के ऊपर दृष्टि करते हुए जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसने 2010 में खाद्य सुरक्षा विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में क्या था कि पहले 1 साल में क्या होगा, देश के सबसे जो 1/4 जिले होते हैं उसमें सार्वजनिक सिफारिशें की जाएंगी। और उसके अंदर ये विधेयक ये प्रावधान दिए गए थे कि पहले है आपका कि जो निर्धन रेखा के नीचे रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके परिवार में प्रति माह 25 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति, मतलब कि 3 रुपये से दिए जाएंगे। 25 किलोग्राम जो चावल है 3 रुपये में दिए जाएंगे, और 35 किलो गेहूँ जो है वो 2 रुपये में दिए जाएंगे। मतलब कि यह है कि जो निर्धन परिवार होते हैं, जो आपकी जो निर्धन रेखा से भी नीचे आते हैं जो लोग, उनको सस्ते में आप वो जो सरकार है वो सस्ते में सब चीज़ प्रोवाइड कराएगी, ये बता रहे हैं। सेकंड देखिए, और इसमें बोला कि प्रत्येक एकल परिवार एक पृथक परिवार माना जाएगा, कि जो एक परिवार है जिसमें बच्चे, मम्मी पापा जो भी होते हैं उसको एक पृथक परिवार माना जाएगा। और देखिए जो खाद्य सुरक्षा संबंधित योजनाएं हैं वो इसमें बता रहे, जैसे कि भोजन योजना होगी आपकी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई, अन्न योजना हो गई, ये इसमें बहुत सारी प्रणाली योजनाएं लिखी गई हैं जो आपकी खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाई गई थी, जो निर्धन लोग होते हैं थोड़े उनके लिए। नेक्स्ट बता रहे हैं उचित मूल्य की दुकानों पर प्रबंध सरकारी या अर्थ। देखिए इसमें यह है कि जो उचित मूल्यों पे जो सामान देते हैं ना, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया आपका, जो सार्वजनिक दुकान आपने सुनी होंगी, जो सार्वजनिक दुकानें होती है, फिर राशन की दुकान जो होती है वो सार्वजनिक दुकानें कहलाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है इसके सस्ते दाम पे आपको जो आपके खाद्य सुरक्षा के सामान है, आपके खाने पीने का जो सामान होता है वो दिया जाता है, तो वो भी सरकार ने किया है। आगे देखिए, और जैसे कि विधवाएँ जो होगी, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, इनों के लिए भी पेंशन जो होती है उसकी सुविधा दी है सरकार ने, जैसे कि 400 रुपये प्रति माह देते हैं, या फिर जो 6 माह की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी 1000 रुपये प्रति माह पैसा देते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि सरकार किस तरीके से जो जनता होती है उन लोगों के लिए हेल्प कर रही है, जो वृद्ध होते हैं, जो विधवा होती हैं, या जो विकलांग होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए। और इसी प्रकार से 50% जो शहर में लोग रहते हैं, शहर में जो जनसंख्या रहती है, उनको भी सस्ती जो खाद्य सुरक्षा होते हैं वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि नीति। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको किस प्रकार से जो खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है आपका, और जो राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई है जिससे कि किसानों की हेल्प की जा सके, उनको कम मूल्य पे बीज उपलब्ध कराया जा सके, और उनकी जो फसल है उनको अच्छे मूल्य पे बिकवाया जा सके, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट है आपका खाद्य सब्सिडी योजना। देखिए बताइए खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार समय समय पर क्या करती है, सब्सिडी जारी करती रहती है ताकि जो खाद्य संकट है वो पैदा ना हो।
और जो खाद और सार्वजनिक वितरण है वो अच्छे से चल सके। और देखिए बता रहे कि करोड़ रुपए, मतलब कि कितने बता रहे, 26,906.68 करोड़ रुपए जो है सरकार के द्वारा सब्सिडी में प्रदान किए गए हैं। आपको पता है ना सब्सिडी क्या होती है, जिसमें कि जैसे कि आप समझ लीजिए गैस सिलेंडर लेते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है ना, कुछ पैसों की छूट मिलती है आपके बैंक में जो लेते हैं। इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा में भी सब्सिडी दी जाती है ताकि जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो सब प्रकार के लोग हैं, उन सभी को इन सब में मदद मिल सके, जो खाद्य सुरक्षा उसमें मदद मिल सके। तो देखिए आप आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। और देखिए 2018 के इसमें से बहुत से क्वेश्चन सिमिलर है बिल्कुल, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी नहीं, आप इसमें से वो क्वेश्चन सेम पढ़ लेना और चैप्टर्स में भी से भी पढ़ लेना, ताकि मैं जल्द से वीडियो आपकी सारी कवर करा दूँ, क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम ही है तो फिर मेरे को भी टेंशन है कि जल्दी कैसे सब होगा। तो इसलिए आपके लिए जो सेम क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराऊंगी, तो आप बस मैं आपको बता दूंगी कि ये वाला क्वेश्चन उसमें है तो आप उसमें से पढ़ लेना, ये बता दूंगी मैं आपको। और सारे चैप्टर्स प्लीज़ कर लीजिए, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तब तक आप सारे चैप्टर, ये वीडियो और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब, ये सब आपको करके तैयार रखने, ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे, मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है कि मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ और आपको अच्छा लगता है कि मैं ऐसे समझा रही हूँ, आपको समझ भी आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए।